अब मैक्सिको ने बोला कि नहीं नहीं, कुछ एशियन देश हैं जिनके ऊपर हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैक्सिको ने आखिर टैरिफ लगाया क्यों दोस्तों। अनाउंस कर दिया साहब कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा। आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट टाटा स्टील और भी स्टील कंपनीज मैक्सिको को करती हैं, उनके ऊपर 35 से लेकर 40% टैरिफ। चाइना को हमसे 12 गुना 13 गुना ज्यादा इंपैक्ट है। ध्यान से देखिएगा स्लाइड को, सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है आज के पूरे वीडियो में, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड। सर आप चीन के खिलाफ है ना, हम भी चीन के खिलाफ है सर। ये अमेरिका के इतने चापलूस हो गए कि इन्होंने अपने रिश्ते भारत और चाइना से खराब कर लिए। टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ट्रंप को पसंद है और ये कह रहा है कि अगेंस्ट चाइना हम तुम्हारे पार्टनर हैं। मैक्सिको कहेगा चाइना को कि आपके ऊपर टैरिफ, भारत आपके ऊपर टैरिफ, साउथ कोरिया आपके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ। इंडिया डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तुम कर क्या रहे हो? इसका नुकसान जो है वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम तो अपना 2-5 रुपए के चक्कर में कर रहे हो जो कर रहे हो। दूसरी चीज, यूरोप ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाएगा कि यार हमने तुम्हें इतने पैसे दिए, एंड में तुम मान गए। ज़ेलेंस्की को अपने सर पे ये बोझ लेके जीवन भर घूमना पड़ेगा कि ये बंदा था जिसने विभाजन कर दिया यूक्रेन का। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है यूक्रेनियंस को कि भाई देखो, तुम लोग वोट करो और तुम लोग बताओ कि क्या ये जमीन जो है ये पिंक वाली, क्या ये हम रूस को दे दें? अगर तुम बोलते हो दे दो तो मैं दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दुनिया में उथल पुथल मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी अभी भारत लड़ रहा था अमेरिका से कि ये टैरिफ तो ये टैरिफ, अब पता लगा मैक्सिको ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। भाई मैक्सिको, हमें यही नहीं पता था कि मैक्सिको के साथ ट्रेड भी है हमारी की नहीं, पता था लेकिन इस लेवल का नहीं पता था। अब मैक्सिको ने बोला कि नहीं नहीं, कुछ एशियन देश हैं जिनके ऊपर हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैक्सिको ने आखिर टैरिफ लगाया क्यों दोस्तों। ये अचानक मैक्सिको को ये हिचकी कैसे आई, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक तरफ वहां पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहा है ज़ेलेंस्की के ऊपर कि भाई तू साइन कर, साइन कर, साइन कर। और दोस्तों पहली बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये क्रैक कर जाए ज़ेलेंस्की। यानी कि ज़ेलेंस्की जो खड़ा हुआ था सामने कि नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, अब ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जिससे लग रहा है कि हां ही इज क्रैकिंग। चलिए पहले टैरिफ की बात करते हैं, फिर ज़ेलेंस्की से भी उलझ लेंगे। आफ्टर यूएस, मैक्सिको अनाउंसेस अप टू 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया। ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया शीनबोम, और अनाउंस कर दिया साहब कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा। भारत को इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत इस टैरिफ को लेकर कैसे रिएक्ट करेगा, चलिए उस पर भी बातचीत करते हैं। Mexico has imposed a steep new tariff on a wide range of Asian imports, marking a sharp break from its long-standing pro-free trade approach and putting India among the key exporting nations affected by the move. In a significant policy shift, Mexico's Senate has approved a new tariff regime that raises duties in some cases up to 50% on more than 1,400 products imported from countries that do not have a formal trade agreement with Mexico, Reuters reported. The tariffs that are imposed to protect the national industry and producers are set to come into effect from January 1st, 2026. यानी कि कुछ 15-18 दिन के बाद ये टैरिफ की कहानी शुरू हो जाएगी। और यहां पे कौन कौन से देश हैं जिनके ऊपर लगा रखा है टैरिफ? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सारे देश हैं दोस्तों, ये जाने जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाइना मैन्युफैक्चर करता है, भारत, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन सब के ऊपर इन्होंने लगा दिए हैं वाइड रेंजिंग टैरिफ। बोला है 1400 गुड्स के ऊपर, ऑन 1400 गुड्स 1 जनवरी 2026 से टैरिफ लगने वाले हैं। ये क्या है टैरिफ का चक्कर? अब ये देखिए साहब, ये भारत को इंपैक्ट कैसे करेगा? हाउ विल इट इंपैक्ट इंडिया? The Mexican tariffs will affect 1 billion worth of shipments from major Indian car exporters such as Volkswagen, Hyundai, Nissan and Maruti Suzuki per a report by Reuters. अब बात यह है कि भारत काफी कुछ एक्सपोर्ट करता है मैक्सिको, उसमें से तकरीबन $1 अरब की गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है हर साल। The import duty on cars will rise to 50% from 20%. तो आज की तारीख में 20% है, 20 से 50 कर देंगे, यानी कि
30% गाड़ियों का दाम वहां पे बढ़ जाएगा। एक मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं आपको मैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। डीलिंग अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू इंडियाज लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर्स। अब दोस्तों ये कि व्हाई इज मेक्सिको इंपोजिंग टैरिफ्स, इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा तकनीकी कारण, टेक्निकल रीजंस, और फिर अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा असली रीजन। ये तो है, ये गणित बिल्कुल सेट है, इस गणित में आप इसमें कोई डिस्प्यूट या डिबेट नहीं कर सकते, ये सच है। लेकिन इसके पीछे एक और सच है जो कि अगली स्लाइड में आने वाला है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, टाइटन योर सीट बेल्ट्स, चलते हैं। द मैक्सिकन गवर्नमेंट इज सीकिंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज, स्पेशली चाइना, with which it has significant trade imbalance. Meanwhile, China on Thursday said it has always opposed unilateral tariff hikes in all forms and urges Mexico to correct its wrong practices of unilateralism and protectionism at an early date. China will be the most impacted as Mexico imported 130 billion worth of products from this country in 2024. अच्छा जी, इशू ये है कि चाइना को सबसे ज्यादा धक्का लगेगा क्योंकि 130 अरब डॉलर की चीजें इंपैक्ट होंगे। चाइना का एक्सपोर्ट मैक्सिको को 2024 को दोस्तों था 130 अरब डॉलर। ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट है, 130 अरब डॉलर, आप इसको ध्यान रखना। द प्रपोज टैरिफ्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 3.8 बिलियन। अब क्या होगा कि जब चाइना भेजेगा सामान, ये भारत भेजेगा, कोई भी भेजेगा, तो मैक्सिको को गेन होगा 3.8 बिलियन। अब क्योंकि ये इंपोर्ट टैक्स है, जाहिर सी बात है जो इंपोर्टर्स है मैक्सिको में, ये लोग टैक्स देंगे मैक्सिको की सरकार को, ना ये चाइना देगा ना भारत देगा। जो इंपोर्टर्स हैं वो 3.8 बिलियन सालाना देंगे, ये इनका कैलकुलेशन है, मैक्सिको की सरकार का ये कैलकुलेशन है। Mexico is India's third largest export market for passenger cars after South Africa and Saudi Arabia. Major car manufacturers could see their Mexican sales collapse almost overnight unless they begin local assembly in Mexico or secure a partial FTA exemptions. ये क्लियर है, ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स वर्थ अबाउट 600 to 700 million dollars a year will be hit with tariffs between 25 and 50%. And iron and steel exports, roughly $900 million annually, will now face tariffs of 35 to 40%, dealing a serious blow to companies like Tata Steel. अच्छा जी, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट टाटा स्टील और भी स्टील कंपनीज मैक्सिको को करती हैं, उनके ऊपर 35 से लेकर 40% टैरिफ। Textile, apparel and footwear exports of about $500 to $600 million will now attract duties of 30 to 35%, which may allow only high-end niche products to survive while mass market goods become too expensive. Organic chemicals, pharmaceuticals, ये $400 million का खेल है। और ओवरऑल इंडिया एक्सपोर्टेड नियरली $8.9 बिलियन। अब ये देखिए, फर्क देखिए दोस्तों, $130 बिलियन चाइना का और भारत का $8.9 बिलियन, यानी कि भारत को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, भारत को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, चाइना को हमसे 12 गुना 13 गुना ज्यादा इंपैक्ट है। ठीक है जी, अब 25 to 40% डिक्लाइन इन इफेक्टिव कैटेगरीज। बट ये सारी की सारी चीजें जो है ना, सारी की सारी चीजें ये हो क्यों नहीं है यार? ये जो हमने बोला ना, व्हाई इज मैक्सिको इंपोजिंग टैरिफ्स, तो ये तो गणित हो गई, गणित के अलावा साइकोलॉजी भी है। और नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, वॉशिंगटन शैडो ओवर मैक्सिकोज मूव। ध्यान से देखिएगा स्लाइड को, सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है आज के पूरे वीडियो में, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड। और मुझे मजा आ गया जब मैंने रिसर्च करी, मेरी टीम ने रिसर्च करी, तो देख के मैंने दे सेड कि सर मजा आ गया, पढ़ो इसको, ये कर क्यों रहे हैं ये लोग। President Claudia Sheinbaum's government is understood to be signaling an alignment with Washington's tougher stance on Chinese goods, hoping this might help ease the sweeping US tariffs that have hit Mexico's own exports, such as steel and aluminum. समझ गए स्टोरी आप? मैक्सिको यूएस को एक्सपोर्ट करता था स्टील और एल्यूमिनियम और काफी चीजें। ट्रंप ने मैक्सिको को रगड़ दिया बुरी तरीके से, और मैक्सिको हिल गया। मैक्सिको एक डेवलपिंग कंट्री है, मैक्सिको बुरी तरीके से हिल गया और मैक्सिको ने बोला कि भाई हम झेल नहीं पाएंगे। एक और चीज, बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अमेरिकन, उनकी फैक्ट्रीज मैक्सिको में है, एंड मैक्सिको इज जस्ट राइट देयर अक्रॉस द बॉर्डर। तो मैक्सिको है, ये रहा बगल में लैंड बॉर्डर है यूएस के साथ, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको। तो इन्होंने बोला मजे आ गए, मैक्सिको में चीप लेबर है, सब कुछ सस्ता है, मैक्सिको में बनाओ और वो सामान लेकर आओ अमेरिका। ट्रंप ने ठोक दिया। जब ट्रंप ने ठोक दिया, अब ये लोग कह रहे हैं कि सर आप चीन के खिलाफ है ना, हम भी चीन के खिलाफ है सर। ये चंपी लगा रहे हैं ट्रंप की। ये जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको गणित बताई, वो तो गणित है अपनी जगह, ये चंपी लगा रहे हैं, ये चापलूसी कर रहे हैं।
Beginning next year and expanding through 2026, the new rates will apply to a wide swath of industrial inputs and consumer goods, including automobiles and parts, textile, apparel, plastics, metals, and footwear. While select items will face the maximum 50% duty, most products are expected to fall under the 35% bracket. अब ये अपने आप को जो मैक्सिको है, मैक्सिको अपने आप को दोस्तों अलाइन करना चाहता है अमेरिका के साथ। मैक्सिको ये कहना चाहता है कि साहब ऐसा है, आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, आइडियोलॉजिकली वी आर विथ यू। आपको चाइना नहीं पसंद है ना, टैरिफ लगाने हैं ना, हम भी लगा देते हैं। ये अमेरिका के इतने चापलूस हो गए कि इन्होंने अपने रिश्ते भारत और चाइना से खराब कर लिए। चाइना ने क्या बोला? अच्छा, भारत तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता, भारत कहता तुम्हें जो करना है करो। चाइना ने बोला नहीं नहीं, ये फ्री ट्रेड के बड़े तुम चैंपियन बन रहे थे, आजकल तुम क्या कर रहे हो, हटाओ हटाओ, ये सब प्रोटेक्शनिज्म, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। चाइना ने अपना एक बयान दे दिया औपचारिक रूप से, इंडिया ने कुछ नहीं बोला और चाइना बोलेगा भी। भाई $130 अरब, चाइना को तो सॉलिड हिट लगा है ना, चाइना को सॉलिड हिट लगा है। यहां पे देखिए, हु विन्स एंड हु लूजेस। In the short term, the winners are Mexico's domestic steel, textile, and certain auto parts industries, which gain an advantage over foreign competition. The Mexican federal budget also benefits from an additional $3.75 billion in annual revenue, and the United States gains a more cooperative partner in its broader effort to contain China. ये स्टोरी है दोस्तों, ये यहां से अगर ये स्टोरी लोगे आप, इसको इससे जोड़ो, जुड़ गया। आप ये समझ लो कि मैक्सिको टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ट्रंप को पसंद है और यह कह रहा है कि अगेंस्ट चाइना हम तुम्हारे पार्टनर हैं। तुमने टैरिफ लगाया ना, हम भी टैरिफ लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये $3.75 बिलियन या 3.8 बिलियन जो भी इनको फायदा होने वाला है, ये मैक्सिको के लिए भी बहुत छोटा अमाउंट है। एनी मनी इज वेलकम। मैं ये नहीं कह रहा कि इन द सेंस कि $3.75 बिलियन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी। इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बट इट्स नॉट दैट मच मनी कि आप चाइना के साथ, भारत के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ आप सबसे पंगे ले लें। एंड दे आर नॉट डूइंग इट। मेरा यह कहने का मतलब है कि मैक्सिको इस पैसे को कमाने के लिए यह काम नहीं कर रहा है। मैक्सिको अलाइनमेंट विद वॉशिंगटन के लिए कर रहा है। Mexico has agreed to be America's junior partner. जैसे एक जमाने में कनाडा करता था ना, यूके आज भी करता है कि बॉस आप बताओ कहां चल के, आप अच्छा मार पिटाई हो रही है, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। ये काम मैक्सिको ने आप शुरू कर दिया। On the losing side are Indian exporters, especially in automobile and steel, along with Chinese exporters who are the primary targets of this policy. South Korean, Taiwanese and Thai exporters will also suffer. Mexican consumers will pay higher prices for cars, clothing and household goods, and Mexican retailers, manufacturers dependent on cheap Asian inputs, will face higher costs. मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए सब बेसिकली होगा क्या, मैक्सिको कहेगा चाइना को कि आपके ऊपर टैरिफ, भारत आपके ऊपर टैरिफ, साउथ कोरिया आपके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ। फिर मैक्सिको ट्रंप को बोलेगा कि भाई आपके चलते हमने दुनिया भर से पंगा ले लिया, आप एक काम करो, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं जो आपने मैक्सिको में बनाए, इनको मत हिलाओ, इनको मत हिलाओ। आपका हमारा क्या, हम तो नेबर्स हैं, चलता रहेगा काम। ये दो गेम खेल रहा है मैक्सिको इससे। और मैं आपको बता दूं कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। ये कह रहे हैं ना कि गाड़ियां भारत से नहीं लेंगे, तो गाड़ियां कहां से लोगे फिर तुम? भाई गाड़ियां रातों रात, तुम अपना कोई मैक्सिकन ब्रांड तो है नहीं गाड़ियों का कि टाटा का हो गया, महिंद्रा का, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट? जो भी गाड़ियां आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, जो भी गाड़ियां मैक्सिको आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, चाहे वो अमेरिकन वाली बन रही हो। मैक्सिको के खुद तो कोई व्हीकल के ब्रांड है नहीं कि मैक्सिको बोले कि जी ये हमारा ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है और हम लोग इसी की गाड़ियां चलाते हैं बड़े बड़े गर्व के साथ। दैट्स नॉट ट्रू। तो ये बेसिकली अपने आप को, ये पूरा मैक्सिको जो है, ये अपने आप को अमेरिकन मार्केट के लिए तैयार कर रहा है और अमेरिका से अपनी सारी की सारी पॉलिसीज अलाइन कर रहा है। अब दोस्तों कल की बात है, दिसंबर 11, मोदी जी की बात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. ठीक है जी, यहां पे एम्बेसडर सर्गियो गौर, President Trump spoke with Prime Minister Modi this morning. A great call between two friends. Prime Minister Narendra Modi reiterated his support for the President's efforts to bring peace to Ukraine. यहां पे बात ये लोग कर रहे हैं। The conversation between both leaders takes place days after Russian President Vladimir Putin landed in New Delhi for a high-stakes two-day summit with Prime Minister Narendra Modi. India's Modi holds third call with Trump since tariff hike.
ये सब रॉयटर्स से आया है, ठीक है, ये रॉयटर्स से लिया है। थर्ड कॉल सिंस विद ट्रम्प सिंस टैरिफ हाइक, और ये अगर आप देखें डेट 27 अगस्त 2025, ठीक है भाई, ऑलमोस्ट 3.5 महीने पुरानी ये खबर है। पीएम मोदी अवॉइडेड 4 कॉल्स फ्रॉम ट्रंप। अब एक तो ट्रंप से कॉल अवॉइड करना कि भाई इससे बात ही नहीं करनी, और यहां से कि बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई और कॉल बिटवीन, ये देखिए, अ ग्रेट कॉल बिटवीन 2 फ्रेंड्स, ये अमेरिकन एम्बेसडर बोल रहा है, ग्रेट कॉल बिटवीन 2 फ्रेंड्स। धीरे धीरे ट्रंप को भी समझ में आ रहा है कि यार देखो, ये 2 रुपए यहां से बचाए, 3 रुपए यहां से बचाए, इससे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप इंडिया को कॉर्नर कर दोगे और आपको फायदा हो जाएगा, चलो शॉर्ट टर्म आपको फायदा हो जाएगा। पहली बात तो इंडिया कॉर्नर होगा नहीं, आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्या? उसके बाद यह होगा कि जो लेवरेज सोचा था इसने अमेरिका के पास है, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, ही सडनली रियलाइजेस दैट अमेरिका डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज। अमेरिका के पास वो लेवरेज है ही नहीं। आप समझते हो ना कि भाई मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त बड़ा तगड़ा है, मेरा एक दोस्त जो है निडर है, वो भिड़ जाता है किसी से, क्या बॉडी है इसकी, चलो मैं दुनिया भर से पंगे लेता हूं। आपने दुनिया से पंगे ले लिए, और आपका जो दोस्त है, जब आपने मुड़ के देखा, भाई है नहीं वहां पे, डर के मारे गायब हो गया। आपको लगा आपके पास लेवरेज है, आपका एक दोस्त है सॉलिड, निडर, लड़ने वाला, यारों का यार, पीछे मुड़ के देखा, गायब। यह डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। इसको लगा कि अमेरिका के पास लेवरेज है। इनकी साउथ अफ्रीका नहीं मानता यार। सिरिल रामाफोसा इसके मुंह पे हंस के चला गया व्हाइट हाउस में। क्या कर लिया इसने? सिरिल रामाफोसा लिटरली, पोलाइटली एंड लिटरली लाफ्ड एट ट्रम्प्स फेस। ट्रम्प कह रहा था कि जी गोरों के साथ ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, और ही स्टार्टेड लाफिंग। यार इसे क्या बकवास है। अमेरिका के पास वो लेवरेज है ही नहीं दोस्तों। आज की तारीख में थोड़ी सी अकल आई। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की फोटोग्राफ गाड़ी में बैठ के, और वहां पे कांग्रेस में डिस्कशन हो रहा था, हमने कल भी कवर करा था। वहां पे यूएस कांग्रेस में डिस्कशन हो रहा है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, ये तुम कर क्या रहे हो? इंडिया एक डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तुम कर क्या रहे हो? इसका नुकसान जो है वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम तो अपना 2-5 रुपए के चक्कर में कर रहे हो जो कर रहे हो, आगे चल के अमेरिका को जो नुकसान उठाना पड़ेगा, यू हैव नो आइडिया। दोस्तों एक और चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दोनों ट्वीट्स में, चाहे मोदी जी का ट्वीट हो, चाहे एम्बेसडर सर्गियो गौर का, ये जेनेरिक ट्वीट्स हैं। इसमें कहीं पर भी आप ये देखिएगा, कहीं पर भी आपको टैरिफ के बारे में या ट्रेड के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन, दे आर डिस्कसिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, बायलैटरल रिलेशंस, पीस टू यूक्रेन, ये सब बातें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भारत और अमेरिका के बीच में आज की तारीख में? टैरिफ है। इसकी बात ही नहीं कर रहे, यानी कि पीठ पीछे कुछ बात हो रही है, ठीक है। अब यार ऐसा तो नहीं होता ना, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रंप आपस में ये लोग बात करते हैं, ये बात तो नहीं करते होंगे ना कि यार घर पे आज संडे को क्या बना था। ऐसी ये बात तो नहीं होती होगी, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है कि आज क्या बना, खाने में क्या खाया। ऑब्वियसली व्हेन दे आर टॉकिंग, दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम सॉलिड थिंग्स, को बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात क्या है भारत और यूएस के बीच में? टैरिफ। उसके बीच में कोई मेंशन करने को राजी नहीं है। तो कुछ तो बात हुई है, कुछ तो बात हुई है, राइट। और ये जो कह रहे हैं ना कि पीस इन यूक्रेन, पीस इन यूक्रेन डायरेक्टली इससे होता है फॉर ग्लोबल पीस। ये जो है ना ग्लोबल पीस, जो मोदी जी ने लिखा है, और ये पीस इन यूक्रेन। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ने अकेले में पुतिन से क्या बोला होगा। आप इन दोनों चीजों को ज्वाइन करिए और देखिए मोदी जी ने अकेले में, जब पुतिन आए थे भारत, उनको क्या बोला होगा यूक्रेन के बारे में। ये सोचिएगा जरा। अब यहां पे दोस्तों जो हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, यहां पे ट्रंप के कुछ प्रपोजल्स हैं जिसको यूरोप समझता है कि एब्सोल्यूट सेल आउट। और ट्रंप है भी एक अजीब किस्म का बिजनेसमैन है कि मुझे सब कुछ चाहिए, दूसरे का सब कुछ चाहिए। ट्रंप की वो मानसिकता है। ये देखिए सब, यूएस ब्लूप्रिंट टू रीवायर इकोनॉमीज ऑफ रशिया यूक्रेन सेट्स ऑफ क्लैश विथ यूरोप। यूरोप को ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा ट्रंप का प्रपोजल है, ये रशिया को रिवॉर्ड करता है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यह बात सच है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। यूरोप को ऐसा लगता है कि जब आप किसी और देश के ऊपर हमला करते हैं तो उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिश करेगा कौन पुतिन को? हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कोई ऐसा है आपको दिख रहा है दुनिया में जो कहे कि पुतिन मैं तेरे को पनिश करूंगा? ऐसा तो कोई करना नहीं वाला है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप रिवॉर्ड क्यों कर रहा है उसको। यहां पे ये बात चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा यूरोप कह रहे हैं। The Trump administration in recent weeks has handed its European counterparts a series of documents, each a single page,
laying down its vision for the reconstruction of Ukraine and the return of Russia to the global economy. ये रशिया की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ये 15 अगस्त को, जब इसी साल के 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप मिले एंकरेज अलास्का में, तो एक बात ये भी हुई थी, रशिया का एक बड़ा प्रोमिनेंट डिमांड थी कि व्हेन दिस एंड्स ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब भी खत्म होगी, रशिया नीड्स टू बी प्लग्ड बैक into the global economy. आज की तारीख में because of massive sanctions, Russia is one of the most sanctioned countries on earth. Because of the massive sanctions, Russia is not plugged in up. Swift ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपको डॉलर भेजना रशिया, आप नहीं भेज सकते। ये इशू है रशिया के साथ आजकल। तो we need to be connected back to the global economy. और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है और यूरोप को डर लग रहा है, क्योंकि यूरोप ही तो था जिसने बोला था कि इसके पैसे हमने फ्रीज कर दिया, अब इसको देना नहीं। कई $100 अरब की बात है भाई। रशिया के पैसे यूरोप में पड़े हुए, रूस ने अपने पैसे यूरोप में डाले, कई $100 अरब। यूरोप ने क्या बोला? बंद कर दो सब, इसी का पैसा इस्तेमाल करके यूक्रेन को दो। लोगों ने मना करा, लोगों ने, और यूरोपियंस नहीं मना करा। कह रहे क्या बात कर रहे हैं यार आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आज की तारीख में अगर कोई मेरा बैंक, माने मेरा बैंक है, ठीक है, वो आदमी भरोसे से बैंक के अंदर पैसे रखता है, और कल आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये पैसा आपको नहीं मिल सकता, किसी भी कारणवश आपने कुछ ऐसा काम करा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं आपका पैसा किसी और को दे दूंगा। वो आपका पैसा है ही नहीं। एक बार वो ट्रस्ट टूट गया कस्टमर और बैंकर का, वो बीच में जो ट्रस्ट था वो टूट गया, चाहे कोई भी कारण हो, वो दोबारा बिल्डअप नहीं हो सकता। और कई यूरोपियन देशों ने इसको अपोज भी करा। अब मैं आपको बताता हूं, US has circulated a plan to use about $200 billion in frozen Russian assets to rebuild Ukraine through American financial firms and private investment, including large infrastructure projects like US-built data centers powered by Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear plant. The blueprint also lays out a path to reintegrate Russia into the global economy, with US companies investing in rare earth extraction, Arctic oil drilling, and energy infrastructure, and restoring Russian energy exports to Europe and global markets. सीधी बात है, ये पैसे की डील है ना। ये जो 15 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन मर गए या लाखों की तादाद में रूसी मर गए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। यहां पे बात क्या चल रही है, यहां पे क्या, ये देखो यूएस सर्कुलेटर प्लान, ये 200 बिलियन रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं यूरोप में पड़े हुए हैं। ये 200 से ज्यादा है बाय द वे, 200 से कहीं ज्यादा है। ये 200 की बात कर रहे हैं, $200 अरब की बात कर रहे हैं। इसको हम एक काम करते हैं, हम यूक्रेन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लोगों को लगेगा कि रशिया को आपने पनिश कर दिया थ्रू अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म्स। और अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म्स और रियल एस्टेट फर्म्स या कंस्ट्रक्शन फर्म्स, ये किसकी हैं? डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों की, ठीक है। उसमें से एक बहुत बड़े वाला जो आदमी है, जो बहुत इसका जो रशिया के साथ घुल मिल रहा है, बैठ रहा है सबके साथ, यूक्रेन के साथ घुल मिल रहा है, बैठ रहा है, वो कौन है? स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ क्या करता है? रियल एस्टेट। वो किसका दोस्त है? डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। ये पूरा का पूरा रशिया और यूक्रेन का मामला है। ये डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली और उसके परिवार को बेनिफिट करने का एक स्कैम है दोस्तों। मैं खुल के बोल रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए चल क्या रहा है यहां पे। द ब्लूप्रिंट ऑल्सो लेज अ पाथ टू रीइंटीग्रेट रशिया इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। रशिया अनप्लग्ड था, स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा, पैसे दाएं बाएं अपने नहीं कर सकते, माल नहीं बेच सकते, भारत को तेल नहीं बेच सकते, इसको ये नहीं कर सकते, ये सब हटाओ, यूरोप को बेचो, ग्लोबल मार्केट्स को बेचो। अच्छा, frozen Russian funds have become the central point of conflict, with Europe wanting to use the money as loan for Ukraine's defense and government, while US officials argue Wall Street management could expand the pool from 200 billion to as much as 800 billion through leveraged investment. Energy policy is the sharpest fault line, as the US plan contradicts Europe's post-2022 strategy to permanently reduce dependence on Russian gas, even as the European Union has agreed to phase out all Russian pipeline gas within 2 years. अब देखिए, बात यह है कि ये लोग बात कर रहे हैं 2027 की। मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या चक्कर है। ये बात कर रहे हैं 2027 की, यानी कि यूरोपियन यूनियन का ये कहना है, कि यूरोप का ये कहना है कि यार जो रूस से हम गैस लेते हैं ना, हम 2027 तक हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम रूस से लेंगे ही नहीं गैस, हम रूस को पनिश करेंगे। अब इन्होंने अपने पैसे लगा दिए कि चलो यहां से कहीं ना कहीं से तो आप गैस लोगे ना, आप रशिया से नहीं लोगे, और आपने कई अरब डॉलर लगाए कि साहब ठीक है, रशिया से तो पाइपलाइन चलती थी, अब क्या हुआ? रशिया से आप नहीं ले रहे, आप कहीं और से लोगे, आप अमेरिका से लोगे, आप कनाडा से लोगे, आप किसी गल्फ कंट्री से लोगे। भाई कहीं ना कहीं से तो गैस आएगी, आपके घरों को हीट करेगी, आपकी जो फूड है, खाना बनाने के लिए आपको गैस चाहिए, सब कुछ तो होगा कहीं ना कहीं से। अब वो है क्या? ठीक है, अगर ट्रंप रशिया और यूक्रेन की सीज फायर करवा देता है और एक डील साइन करवा देता है, तो क्या होगा कि रशिया गेट्स प्लग्ड बैक
into the global system. It gets plugged back into the global economic system. Sanctions हट जाते हैं, और एक बार sanctions हट गए फिर यूरोप क्या करेगा? यूरोप का कहना है कि क्या रशिया के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने नहीं चाहिए। आपका जब मन चाहे आप दंदनाए किसी देश को ठोक दें, 10-15 लाख बंदे मार दें, और उसके बाद आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, लेट्स गो बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये यूरोप का कहना है। European officials fear the US approach would revive Russia's economy and military strength, especially as Western intelligence assessments say Russia has been in recession for 6 months and its war economy is creating systemic risk for its banking sector. The proposals have turned peace talks into direct transatlantic confrontation, with European leaders expressing skepticism and racing to lock in their own plans before Washington imposes economic arrangements that could permanently reshape Europe's security and economic order. ट्रंप कर देगा, फिर क्या होगा? देखिए, असली मुद्दा अमेरिकन सैंक्शंस का है। असली देखिए, यूएन के सैंक्शंस तो लग नहीं सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अमेरिका के सैंक्शंस एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो पूरा ये यूरोप का जो ड्रामा है ये कोलैप्स कर जाता है कि हमें ये नहीं पसंद, हमें ये नहीं पसंद। ये सब अमेरिका के बलबूते पे कह रहे हैं। अमेरिका पीछे हट गया, चैप्टर ओवर। और जो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ज़ेलेंस्की की क्रैक्स पड़ गई हैं, हल्की दरारें पड़ गई हैं, वो दरारें क्या हैं? ये आखिरी स्लाइड है, इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं दरारें क्या हैं। ये द कीव इंडिपेंडेंस हमने लिया है। ये देखिए, इलेक्शंस और रेफरेंडम, ज़ेलेंस्की अफर्म्स यूक्रेनियंस विल डिसाइड टेरिटोरियल कंसेशंस। अब ये जो इलाका है पूरा, क्रीमिया तो 2014 वाला गेम है, पुराना गेम है, इसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। दो ये भी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 28 पॉइंट प्लान जो रशियंस ने दिया था अमेरिकन को, जो अमेरिकन ने फिर बोला कि नहीं तो हमारा है, दिस इज आवर प्लान, विच इज नॉट देयर प्लान, दिस इज पुटिन्स प्लान ऑल अलोंग। तो क्रीमिया तो पुराना खेल है, लेकिन उसमें यह भी शामिल है कि इसको भी रिकॉग्नाइज करो। अभी तो खैर मिलिटरीली उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको भी रिकॉग्नाइज करो, रशिया का पार्ट है। खासतौर से अगर हम इस इलाके की बात करें, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ यूक्रेनियन लैंड। तकरीबन 20% है यूक्रेन की जमीन जो रूस ने कब्जा करके रखी है, उस पर रशियन फौजी बैठे हुए हैं। President Volodymyr Zelensky reiterated on December 11 that any territorial solutions to end Russia's war must be decided by the Ukrainian people either through elections or a referendum. अब जेलेंस्की से यह पूछा जा रहा था कि भाई ये इलाका है तो रूस को देगा? अगर देगा तो लड़ाई खत्म करते हैं, अगर देगा तो लड़ाई खत्म करते हैं। अब यार देखो, कोई भी बंदा ये नहीं मान सकता, वो मानेगा उसके लिए पॉलिटिकल डेथ है, इट्स पॉलिटिकल सुसाइड फॉर हिम। ही विल फॉरएवर बी नोन। मैं इधर जेलेंस्की की बात कर रहा हूं। अगर जेलेंस्की मान जाता है डोनाल्ड ट्रंप की बात की ठीक है साहब, मैं 20% रूस को देके शांति खरीद लेता हूं अपने लिए, उदाहरण के लिए वो कहता है कि मैं शांति खरीद लेता हूं, तो इतिहास कैसे याद करेगा जेलेंस्की को कि यह आदमी था जो झुक गया, जिसने यूक्रेन का सौदा कर लिया? पहली चीज। दूसरी चीज, यूरोप जेलेंस्की के खिलाफ हो जाएगा कि यार हमने तुम्हें इतने पैसे दिए, एंड में तुम मान गए ट्रंप की बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की को अपने सर पे यह बोझ लेके जीवन भर घूमना पड़ेगा कि यह बंदा था जिसने विभाजन कर दिया यूक्रेन का। और जेलेंस्की स्मार्ट आदमी है दोस्तों, जेलेंस्की स्मार्ट आदमी है। जेलेंस्की कहता है एक काम करते हैं यार, देखो देश तो सारे यूक्रेनियंस का है, अब मैं यूक्रेनियंस को चाहता हूं कि तुम वोट करो, तुम वोट करो। अब जैसा तुम लोग, देखिए कितना स्मार्ट आदमी है जेलेंस्की, एंड आई रियली अप्रिशिएट, इज वेरी स्मार्ट, सर्वाइवर आदमी है वो। जेलेंस्की ये कह रहा है यूक्रेनियंस को कि भाई देखो तुम लोग वोट करो और तुम लोग बताओ कि क्या ये जमीन जो है ये पिंक वाली, क्या ये हम रूस को दे दें? कि अगर तुम बोलते हो दे दो तो मैं दे दूंगा, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं यार। तुम अगर ये कहोगे कि ये जमीन दे दो रूसियों को, डन। अगर तुम कहोगे मत दो तो मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा, लड़ेगा कौन? जेलेंस्की थोड़ा ना लड़ेगा, लड़ेंगे तो वही लोग जो रेफरेंडम में वोट डाल रहे हैं, जिनसे जेलेंस्की बोल रहा है तुम वोट करो। अब वो मरने थोड़ा ना जाना चाहते हैं। दे हैव सीन इनफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। सारे के सारे जो मेल थे ज्यादातर वो तो यूक्रेन छोड़ के भाग गए, पोलैंड के थ्रू, कहीं और के थ्रू, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू लीव द कंट्री। कुछ लोग लड़ रहे हैं, अब उन्हीं लोगों से जेलेंस्की वोट करवा रहा है जो लड़ रहे हैं कि भाई तू बता क्या करना चाहिए। अच्छा, द रशियंस वांट द होल ऑफ डॉनबास, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, ये जेलेंस्की कह रहा है। I believe the Ukrainian people will answer this question whether in form of elections or a referendum. The Ukrainian people must have a say. His comments come amid growing US pressure to secure progress on an emerging peace plan. Moscow has demanded that Ukraine withdraw its forces from the eastern Donbas region, including parts of Donetsk and Luhansk Oblast that Russia has failed to capture in more than a decade of war. ये पहले भी यहां पे खटपट चल रही थी, right?
लेकिन अभी पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा है, ऑल आउट वॉर है। Luhansk Oblast is almost entirely under Russian control, while Ukrainian forces hold roughly 6,600 square kilometers in Donetsk Oblast, including the key cities of Slovyansk and Kramatorsk. Fighting remains active around Pokrovsk. A referendum allows citizens to directly decide on key state issues. अब ये देखो, अब ये रेफरेंडम पे आ गया। ये देखिए साहब, ये जो है यहां पे देखिए, ये रेफरेंडम पे आ गया है। डायरेक्टली डिसाइड ऑन की स्टेट इश्यूज, इट रिक्वायर्स सेफ कंडीशंस एंड फुल वोटर पार्टिसिपेशन, मेकिंग इट इम्पॉसिबल ड्यूरिंग वॉर टाइम विदाउट एक्सटर्नल गारंटीज। जर्मन चांसलर, अब जर्मनी बीच में बोल रहा है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सेड थर्सडे दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड बीन सेंट अ प्रपोजल ऑन टेरिटोरियल कंसेशंस यूक्रेन इज रेडी टू मेक टू एंड इट्स वॉर अगेंस्ट रशिया। यानी कि मान गया है ज़ेलेंस्की काफी हद तक। अब आपको समझ में आ रहा है, मोदी जी ने ट्वीट करा, आई स्पोक टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और सर्गियो गौर कह रहा है कि इन दोनों ने बहुत अच्छी बात करी और 2 मित्रों के बीच में बात हुई, और उसने यूक्रेन मेंशन करा। मोदी जी ने यूक्रेन मेंशन नहीं करा अपने ट्वीट में। मोदी जी ने यूक्रेन की बात करी, मोदी जी ने पुतिन से भी बात करी। आपको क्या लग रहा है जब वो गाड़ी में बैठे थे क्या बात कर रहे थे? मोदी जी ने पूरी बात करी, मोदी ने लिखा नहीं ट्वीट पे, सर्गियो गौर ने लिख दिया, कह रहा है भाई साहब यूक्रेन के ऊपर बात हुई थी। यहां पे देखिए साहब, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट को एक प्रपोजल भेजा है जिसके तहत जो ज़ेलेंस्की है, यानी कि यूक्रेन है, वो किस तरीके से अपनी जमीन दे सकता है। अब ये देखिए, ये तो समझ में आ गया ज़ेलेंस्की को कि कुछ जमीन देनी पड़ेगी। ये तो उसको समझ में आ गया कि कुछ जमीन देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी भाई, कितनी है वो जमीन, कितनी देनी पड़ेगी? पूरा का पूरा 20% देना पड़ेगा, 10%, 5%? अब इसके ऊपर बहसबाजी चलेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विथ रशिया एंड यूक्रेन, his spokeswoman said on Thursday, as Kyiv said Washington was still pushing to make major territorial concessions as part of its plan to end the nearly 4-year war. अब दोस्तों टोटल बात यह हो गई है, रशिया को जमीन चाहिए, ज़ेलेंस्की देना नहीं चाहता, ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी करो, जो करना कर कुरा के खत्म करो, राइट? उसको नोबेल प्राइज चाहिए, और उसको पूरे यूक्रेन के अंदर जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी फंसा हुआ है ना दोस्तों। आप ये सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से फंसा हुआ है कि उसको पता है यहां पे गर्दन उसकी पकड़ी चाइना ने, रेयर अर्थ और मैग्नेट के बारे में। चाइना ने यहां से उसकी गर्दन पकड़ रखी है। जब मन चाहे चाइना स्विच ऑफ करते, स्विच ऑन करते, और वही रेयर अर्थ जो चाइना के अंदर है वो यूक्रेन के अंदर है। अगर यूक्रेन इसके हाथ में आ जाता है तो अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी चाइना के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा 100% कम हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर अमेरिका चाइना को थोड़ी सी आंखें दिखा सकता है। यही चूरन आसिम मुनीर ने अमेरिकन को बेचा था कि बलूचिस्तान में सब कुछ भरा पड़ा है, आ जाओ। ये जो आसिम मुनीर गया था ना रेयर अर्थ लेने के लिए, वही वाला तो था मामला। आसिम मुनीर ने भी वही सपना बेचा। ज़ेलेंस्की के पास एक्चुअली है रेयर अर्थ, इट इज प्रूवन। पाकिस्तान का तो थोड़ा ऐसी झोल टाइप का मामला है, यूक्रेन में एक्चुअली है। उसके पीछे पड़ा है ये बंदा अपना डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि किसी तरीके से शांति हो, मैं अपनी कंपनियां भेजूं और पूरे यूक्रेन से रेयर अर्थ निकालूं। ये कह रहा है यहां पे कि मुझे ये इलाका दे दो, क्योंकि पुतिन को कुछ ना कुछ तो रशियन लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि इतने लोग मर गए यार मेरे, हासिल क्या करा मैंने 4 साल के बाद? कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल। आई हैव टू शो द पीपल समथिंग। तो यहां पे चीजें अटकी हैं, लेकिन दोस्तों इसके एंड में क्या है? 2 बातें हैं आज पूरे के पूरे वीडियो में। पहली चीज, मेक्सिको ने अमेरिका के साथ चाहा लल्लो चप्पो करना, चापलूसी करना, और उसके तहत उसने कई एशियन कंट्रीज के ऊपर ऑलमोस्ट 50% टैरिफ, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 45, कहीं 50% टैरिफ लगा दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो ये है ना, ये देखिए जर्मन चांसलर भी यही कह रहा है कि यूक्रेन मान गया है कि जमीन तो देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, यह स्टोरी कुछ आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगी। यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। दोस्तों पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।